हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है। तो साथियों, इसी कम समय में जो है हम कैसे बेहतरीन कर सके, तो इसके लिए दोस्तों मैं साइंस का क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आज बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे और बायोलॉजी में इन सारी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। साथियों, जो भी क्वेश्चन बनेगा उनको वन लाइनर के फॉर्मेट में जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग ये टॉपिक देख रहे होंगे कि जो वनस्पति विज्ञान है, इससे मानव रक्त है, जंतु ऊतक और जंतु विज्ञान, इन सारी टॉपिक से काफी सारा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा। आप पूरी ध्यान से देखिएगा, पूरी आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा दोस्त, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि जो वनस्पति शास्त्र, तो क्वेश्चन है कि लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पुष्प की कली है, शुष्क फूल जो होता है ना, उसी की कली से लौंग प्राप्त होता है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है एक लौंग है और ये पुष्प की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग जो है पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि कॉर्क प्राप्त होता है। तो ये कॉर्क जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओक वृक्ष के छाल से। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे कि ये वृक्ष जो है ओक का वृक्ष है और इसी के ओक के वृक्ष जो है इसके छाल से ही हम कोक को प्राप्त करते हैं। तो इसको ध्यान रखना। अगला जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि ओक का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यह है क्वेकस सुवर। क्या है? क्वेकस सुवर है, इसको याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने। आप जो है कि हीरोइन प्राप्त होता है। तो ये हीरोइन जो है किससे? तो ये जो है अफीम पोस्ता से, अफीम के पौधा से प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है अफीम का पौधा है और ये एक नशीली प्रकार की पौधा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अफीम पोस्ता प्राप्त किससे होता है? तो ये अधपक्के फल, ये जो आप लोग ये फल देख रहे होंगे, इसी अधपक्के फल से अफीम प्राप्त होता है। अगला है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यह है पेपेवर। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम है। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो ये अफीम के पौधे से ही मॉर्फिन प्राप्त होता है। किससे? अफीम के पौधा से। अगला है तंबाकू में जो विषैला पदार्थ है उसका नाम क्या है? तो निकोटीन है। क्या है मेरे दोस्त? निकोटीन है। और निकोटीन प्राप्त होता है किससे? तो तंबाकू की पत्तियों से। कहाँ? तंबाकू की पत्ती से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू की पत्ती को जो सुखाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्यूरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्यूरिंग के नाम से। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है? तो कैफीन है। कौन है? कैफीन है। और कैफीन प्राप्त होता है ये कहाँ से? तो कॉफी के बीज से। और जो चाय में उत्तेजित पदार्थ है उसका नाम क्या है? तो थीन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाय में जो उत्तेजित पदार्थ है वो कौन सा है? थीन हो जाएगा। और थीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पत्ती के यानी कि चाय की पत्ती से। कहाँ से? चाय की पत्ती से। और कॉफी में जो उत्तेजन पदार्थ कैफीन है ये कहाँ से? तो कॉफी के बीज से प्राप्त होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला है कि तारपीन तेल प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से? तो चीड़ के वृक्ष से। कहाँ से? चीड़ के वृक्ष से। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है आप लोग चीड़ का वृक्ष है और इसी वृक्ष से जो है तारपीन का तेल निकाला जा रहा है। तो आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो किसका है? तो ये सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है और ये आप लोग पौधा जो है ये शैवाल का ही पौधा है। हाँ, इमेज में आप लोग देख रहे होंगे। और सबसे लंबा जो गुणसूत्र है ये ट्रिलियम का होता है। किसका होता है? ट्रिलियम में होता है। क्वेश्चन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन सा है? तो ये हार्डविचिया है। कौन है? हार्डविचिया जो है सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है। अगला है कि सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन सा है? तो ओक्रोमा है। कौन है? ओक्रोमा सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है।
अगला है कि पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक क्या है, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जल और ऑक्सीजन, ताप, ये तीनों होना चाहिए पौधे के अंकुरन के लिए। क्या क्या? जल की जगह पर आपको हो सकता है कि ऑप्शन में आर्द्रता भी दे देगा। क्या देगा? आर्द्रता देगा। और ऑक्सीजन रहना चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो ये इन तीनों की उपस्थिति में ही पौधा में अंकुरन संभव है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो पौधे में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से जो है वार्षिक वलय को गिन करके ही पौधे की पता लगाया जाता है। तो किसके द्वारा? वार्षिक वलय को। और इस प्रकार जो पता लगाया जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन भी दिया गया है कि वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अगला है कि पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधों को उगने के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, याद रखना। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है। जीरोफाइट है। और चट्टान पर उगने वाला जो पौधा है ये लिथोफाइट्स है। इन दोनों को ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगला जो है क्वेश्चन जंतु विज्ञान से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, ये अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान है इसका भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। क्वेश्चन है कि प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है। तो ये आर्थ्रोपोडा है। कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा में आप लोग देखे होंगे कि जो 8 पैर वाला जैसे कॉकरोच है, ये कोई यहाँ पे दिया गया है कि आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन से जीव आते हैं। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली और ये कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरह के जानवर, ये सारे जानवर जो है आपको आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं। ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इस तरह के कुछ देखे होंगे कि जीव को, तो अभी भी ये है मौजूद। तो ये जो है कॉकरोच है और इसमें जो कोष्ठ होते हैं, चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। अगला है कि कीटों में कितने पैर होते हैं। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कीट में जो पैरों की संख्या है मेरे दोस्त वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ये मोलस्का है। कौन है? मोलस्का जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यहाँ पे आप लोग को कुछ मोलस्का का जैसे इमेज आप लोग इस तरह की कुछ जीव को देखे होंगे। जैसे ये आप लोग देखे होंगे, ये मोलस्का संघ में आते हैं। इसके बाद ये जो ऑक्टोपस है ये आपको मोलस्का संघ में आ जाएगा। ऑक्टोपस, ये आप लोग को ध्यान रखना, ये भी मोलस्का संघ के जीव है। और ये सब जो ये सब लगभग पानी में मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? पानी में मिलता है। और ये सब आपने देखा होगा, कुछ इस तरह के जीव को देखा होगा, ये सारी जीव देखा होगा, ये भी देखा होगा। तो ये सारी आपको पानी में मिलता है। और ये किस संघ में आता है? तो मोलस्का संघ के जीव है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है आप लोग को ऑक्टोपस है। कौन है? ये ऑक्टोपस है। और ये कॉकरोच है। क्या है? ये कॉकरोच है। तो अगर हम बात करें तो मोलस्का संघ के जीव में कौन कौन से? ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस और घोंघा यानी कि ये जीव है। और यानी कि ये आपको ऑक्टोपस हो गया, घोंघा आपने देखा होगा, सीपी आपने देखा होगा। तो ये सब मोलस्का संघ के जीव है। अगला है कि ऑक्टोपस कैसा जीव है। तो ये मोलस्का संघ का एक मृदु कवची जीव है। कैसा जीव है? मृदु कवची जीव है। यानी कि इसके जो सतर आते हैं, इस पर जो कवच लगा रहता है वो कैसा होता है? मृत होता है। कैसा होता है? मृत कवच होता है। जैसे अंडे की छिलका आपने देखा होगा, तो ठीक उसी प्रकार रहता है, लेकिन वो ब्लैक रहता है। कैसा रहता है? ब्लैक। अगला है कि मोलस्का संघ के जीव श्वसन किसके द्वारा करते हैं। तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स या गलफर के द्वारा अपना शोषण करते हैं, श्वसन। अगला है कि मोलस्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो ये वृक्क के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्क के द्वारा और श्वसन गिल्स के द्वारा।
अगला है कि प्रोटोजोआ संघ के कौन से जीव आते हैं। प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो है आपको हो जाएगा अमीबा। कौन हो जाएगा? अमीबा जीव आते हैं, पैरामीशियम आते हैं और युगलिना आते हैं। कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम, मीशियम और युगलिना आते हैं। कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना जीव जो है आपको प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। आपने कुछ इमेज में देख, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये जो है आपको पैरामीशियम है। क्या है? ये पैरामीशियम है और ये अमीबा है और ये यूग्लिना है, जो कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटोजोआ नाम है ये किसने दिया था? तो ये गोल्डफश ने दिया था। किसने? गोल्डफश ने प्रोटोजोआ नाम दिया था। और ये जीव ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ संघ में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ये अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है। अगला है कि पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के जीव में कौन कौन से आते हैं? तो ये स्पंज और साइकोन है। कौन है? स्पंज और साइकोन है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि पोरीफेरा संघ के जीव का कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सारी जीव जो है आपको पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है कि जो पोरीफेरा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? तो ये स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव जो है इसमें आता है केचुआ और जोक। केचुआ और जोक आप लोग को यहाँ पे इमेज में हम दिखा रहे हैं कि एनिलिडा संघ में कौन कौन से जीव आ रहे हैं। जैसे आपने इस तरह के जीव को देखे होंगे, जैसे ये आपने देखा होगा। और ये जो है आपको क्या है? तो ये आपको केचुआ है। क्या है? केचुआ है। इसी तरह आपको बात करें तो ये सीपी है। कौन सा है? सीपी है। गिलिसेरा, गिलिसेरा एसपी है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है जोंक है। क्या है? ये जोंक है। और इसको ध्यान रखना, ये सारी जीव जो है आपको किस संघ में आ जाता है? तो ये जो है एनिलिडा संघ में है। कौन कौन से? एनिलिडा संघ में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि जो केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में जो है यहाँ पे 4 जोड़ी हृदय होती हैं। अगला है कि एनिलिडा संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है? कि इसमें त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। अगला है कि इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन से आते हैं? तो ये जेलीफिश है, तारा है, मछली है और ब्रेटिल स्टार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। और सिलिंट्रेटा संघ में हाइड्रा और मूंगा आते हैं। कौन आते हैं? हाइड्रा और मूंगा सिलिंट्रेटा संघ के जीव हैं। अगला है कि हाइड्रा की खोज किसने किया था? तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और इन्हीं ने जो है जीवित कोशिका की भी खोज किया था। अगला है कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, ये उभयचर होते हैं। यानी कि एम्फीबिया वर्ग का मतलब है, उभयचर का मतलब हुआ कि जो जल और थल दोनों में पाया जाता है उसे ही हम उभयचर कहते हैं। अगला जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 3 चैम्बर होते हैं। पक्षी के हृदय में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। और जो एनाटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी, ये इसमें जो है हम कीट का अध्ययन करते हैं। और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं तो उसमें कुल 4 हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है साथियों कि जो पक्षी का अध्ययन है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे हम। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये आपको शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है कि विश्व का दूसरा विशालतम पक्षी कौन सा है? तो ये एमू है। कौन है? एमू है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हिमिंग बर्ड है। कौन है? हिमिंग बर्ड है। और स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? तो ये डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। स्तनधारी में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, ये 4 चैम्बर होते हैं। और स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा। तो ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन सा है? तो ब्लू या नीला व्हेल मछली है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। इसको याद रखेंगे।
और जो सबसे छोटा स्तनधारी है वो आपको छुछुंदर हो जाएगा। क्या होगा? छुछुंदर हो जाएगा। अगला है सबसे लंबा जो स्तनधारी है वो कौन सा है? तो जिराफ है। कौन है? जिराफ है। और डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? तो डॉल्फिन जो मछली है ये भी स्तनधारी में आते हैं। किस में? मछली है, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। अगला है सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो स्क्विड है। कौन है? स्क्विड है। और अंडे देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? डक बिल्ड प्लेटिपस है। कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो इसको आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है? तो ये आपको अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। सरीसृप वर्ग के जीव कौन कौन से आते हैं? रेप्टाइल वर्ग में जो जीव यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ जीव जो है रेंग कर चलते हैं, जैसे आपने चाली को देखा होगा जिसे केचुआ कहते हैं, छिपकली को आपने देखा होगा, मगरमच्छ को देखा होगा, सांप, ये सारी जीव किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में। छिपकली, केचुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। तो जो जीव जमीन पर चलते हैं यानी कि जमीन पर रेंग कर चलते हैं उसे ही हम कुछ इस प्रकार से चलते हैं तो उसे ही हम सरीसृप वर्ग में रखते हैं। सामान्यतः सरीसृप के में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। आपको क्वेश्चन है कि मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सरीसृप का विकास किस युग में हुआ था? तो ये मेसोजोइक युग में हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि डायनासोर जो है ये क्या है? तो मेसोजोइक युग का सरीसृप है। क्या है? डायनासोर मेसोजोइक युग का सरीसृप है। अगला है मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो अभी आपको पूछे हैं और ये 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। अगला है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह आपको नागराज हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? नागराज को आप लोग याद रखना। अगला है ये एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा है? तो हीलोडर्मा है। कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा है? हीलोडर्मा है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होते हैं? तो आपको पता है ये गिल्स के द्वारा होते हैं। अगला जो है टॉपिक है जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक से जैसे कि रचना एवं उत्पत्ति समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ये हम उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और शरीर में उत्तक का निर्माण होता है किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। तो उत्तक क्या है? तो समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। इस तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो उत्तक और अंग को जोड़ने का कार्य कनेक्टिव टिश्यू या कि संयोजी उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु कौन कौन से हैं? तो टेंडन और लिगामेंट। तो यानी कि हड्डी हड्डी को कौन जोड़ेगा? तो लिगामेंट। हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जो मांसपेशी को और अस्थि को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और हड्डी को कौन जोड़ेगा? तो लिगामेंट जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा मेरे दोस्त? लिगामेंट जोड़ेगा। अगला है कि चेतना उत्तेजक उत्तक कौन सा है? कि आपको तंत्रिका उत्तक है। यानी कि मस्तिष्क के लिए जो चेतना यानी कि संकेत देने का कार्य करता है यानी कि तंत्रिका उत्तक के द्वारा ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन सेल कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य कौन करता है? ये आपको तंत्रिका उत्तक करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? तंत्रिका उत्तक करता है। अगला है कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु बने होते हैं। ये किसके? तो ये तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। किसके? तंत्रिका उत्तक के। अगला है शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 यानी कि 639 होती है। तो इसको याद रखना, कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी तो स्टेपीडियस है। कौन सा है? स्टेपीडियस है। कौन है? स्टेपीडियस है सबसे छोटी मांसपेशी।
मानव ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो एक भाग जो होता है इसका प्लाज्मा होता है, एक भाग जो होता है ये कणिका होता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, WRBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का जो है, प्लाज्मा ये लगभग 55% भाग होता है और ये आपको 45% भाग होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा का कुल 90% भाग जो है ये जल ही होता है। अगर हम बात करें RBC, WBC, प्लेटलेट्स की, तो इधर हम देखेंगे इससे क्वेश्चन को। तो ब्लड के लिए अगर हम बात करें साथियों, तो खून होता है या एक कलर कैसा टिश्यू है? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। अतः यह एक क्षारीय विलयन है। कैसा है? क्षारीय विलयन है। अगर बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के लिए कितनी रक्त होनी चाहिए? तो ये 5 से 6 लीटर है। अगला है कि शरीर की मात्रा में, शरीर रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना %? तो ये 7% होना चाहिए। इसको याद रखेंगे। अगला है कि महिलाओं के बॉडी में पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है? लगभग आधा लीटर रक्त कम होता है। तो इसको आप लोग याद रखना मेरे दोस्त। अगला है कि रक्त मुख का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण और शरीर को रोगों से रक्षा और ऑक्सीजन का परिवहन भी रक्त करता है। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। और रक्त को सुरक्षित कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। और जो डब्ल्यूबीसी है इसको किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। और जो प्लेटलेट्स है इसे थ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि हीमोग्लोबिन होता है तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा है? लोह युक्त, यानी कि लोह युक्त प्रोटीन है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में मौजूद जो लोह युक्त तत्व है उसका नाम क्या है? तो हीमेटिन है। क्या है? हीमेटिन है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये ब्लड को जो है सर्कुलर ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है ब्लड में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज को आप लोग ध्यान रखना दोस्त। और सारे क्वेश्चन जो कराए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से। काफी सारा क्वेश्चन अगर आपने टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो वहाँ काफी सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।